जहां पर सीएम अशोक गहलोत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कल सीसी की बैठक के बाद आज सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज सीएम गहलोत लगभग 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एआईसीसी मुख्यालय में कल विस चुनाव को लेकर बात करेंगे और साथ ही सूची से पहले सीएम गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि देर रात सीएम गहलोत से कई नेता मिलने आए थे, जिसमें भंवर जितेंद्र और मंत्री प्रमोद जैन भाया ने भी मुलाकात की थी। धीरज गुज्जर ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। टिकट वितरण की चर्चाओं के बीच सीएम से ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि भंवर जितेंद्र और मंत्री प्रमोद जैन भाया के टिकट को लेकर अटकलें तेज आ रही हैं और इसलिए ये मुलाकात बहुत अहम हो जाती है। आज 12:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं वो बहुत अहम मायने रखता है, क्योंकि उसके स्क्रीनिंग कमेटी की लगातार 2 बार बैठक हुई। उसके बाद एआईसीसी पर कल सीसी की बड़ी बैठक सुबह 9 बजे हुई और उसके बाद 5-6 घंटे की उस बैठक के बाद से जब नेता बाहर निकले उसके बाद से देर रात सीएम अशोक गहलोत से भंवर जितेंद्र और मंत्री प्रमोद जैन भाया बाहर निकले और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ बोलते हैं इस पर अहम हमारी निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि सूची से पहले अशोक गहलोत का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत मायने रखता है, क्योंकि कांग्रेस की पहली सूची कभी भी आ सकती है। वैसे तो अंदेशा यही लगा रहे थे कि कल 18 तारीख था और कल ही सूची आने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन उसके बाद कुछ पेच फंसते आ रहे हैं। कुछ सीटों पर अगर हम नाम लें तो कुछ सीटों पर पेच फंसते हुए कांग्रेस पा रहे हैं, जिसमें अटकलें लग रही हैं और अटकलों की वजह से पहली सूची में कांग्रेस में देरी होती जा रही है। लेकिन इस बीच सीएम अशोक गहलोत से भंवर जितेंद्र और मंत्री प्रमोद जैन भाया जो मुलाकात करने के लिए पहुंचे, साथ ही धीरज गुज्जर ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री जब बाहर निकल रहे तो वो भी पल हमें याद आता है जब तमाम समर्थक नारेबाजी लगा रहे थे और कह रहे थे कि विधायक तेरी खैर नहीं, लेकिन कांग्रेस तुझसे बैर नहीं। ये बहुत अहम मायने रखता है और इस बीच में ये मुलाकात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस खबर पर बाबूलाल सीधे जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, कल अगर रात में देखा जाए तो भंवर जितेंद्र सिंह, मंत्री प्रमोद जैन भाया, धीरज गुज्जर ने इन सब ने मुलाकात की है। आज 12:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण आपको लगती है और क्या क्या जानकारी आपके पास है? ये देखिए, कोई टिकटों को लेकर के कोई सवाल पूछे जाएंगे तो उनका अशोक गहलोत तो कोई ज्यादा जवाब नहीं देंगे। बस यही कहेंगे कि हम जीतने जा रहे हैं, टिकट जो है जिताऊ चेहरों को देंगे, कोई विवाद नहीं है टिकटों को लेकर के, और पार्टी ने जो होमवर्क किया है, जो सर्वे हुए हैं, उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। तो जो केंद्र की ओर से जिस तरह से बीजेपी को घेरने के लिए जो इश्यूज उठाए गए हैं, ठीक उसी दिशा में आज वो बात करेंगे। टिकटों को लेकर के विवाद चल रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आई हुई हैं, क्योंकि जो सिंगल पैनल नाम गए, जो चेहरे जनता के सामने थे, वही चेहरे जो है ना पार्टी की ओर से पार्टी आलाकमान के सामने रखे गए, तो उसको लेकर विवाद की स्थिति है इस वक्त। इसलिए एक राय नहीं बन पाई। जिन नामों पर मोहर लग गई है 50-60 नाम, उनको पहली लिस्ट में पार्टी निकाल देगी, लेकिन अभी भी बहुत गतिरोध बना हुआ है। मानेसर की घटना और 25 सितंबर की जो घटना है, उन्होंने बड़ा पेच फंसा दिया दोनों ही घटनाओं ने, जिसकी वजह से पार्टी में एक राय नहीं बन पाई है। यहाँ से जो सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट है उसके आधार पर पार्टी का आलाकमान टिकट चाहता है, कुछ चेहरे बदलने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन अशोक गहलोत अडामेंट है और वो यही कह रहे हैं कि जो विधायक उनके साथ डटा रहा, जिसने सरकार बचाई, उसको तो टिकट देना ही पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में किस तरह से बीच का रास्ता निकल सकता है, ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी देने के लिए। और ये अशोक गहलोत की ये बात कि जो विधायकों के साथ डटा रहा उनको तो टिकट मिलना ही चाहिए। अब पेच कितनी आगे तक फंसता है, कब लिस्ट जारी होती है, इस पर हमारी निगाहें जरूर बनेगी। लेकिन इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको और बता दें कि राजस्थान बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर अब कवायदें तेज होती जा रही है। आज एक बार फिर कोर ग्रुप की बैठक होगी और प्रहलाद जोशी के आवाज पर यह अहम कोर कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें कोर ग्रुप की बैठक के बाद कल सीसी की यह बैठक प्रस्तावित की गई थी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसी की बड़ी बैठक होनी है। राजस्थान के दावेदारों की किस्मत का फैसला आज इसी सीसी की बैठक में लगभग तय हो जाएगा। सीसी की बैठक के बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। अब देखना इसमें यह है कि 41 लोगों की जो पहली सूची जारी की गई थी, जिसमें 29 नए चेहरे शामिल किए गए थे और 7 सांसदों को उतारा गया था उस क्षेत्र से,
जीत दर्ज करने के लिए क्या दूसरी लिस्ट में भी बीजेपी इसी तरह की कोई कवायदें कर सकती है? मंगलवार को कोर ग्रुप की बैठक में सभी 159 सीटों पर नहीं हुई थी चर्चा और इस खबर पर हमारे साथ लखबीर जुड़े हुए हैं। लखबीर, आज कोर ग्रुप के बाद आज सीसी की बड़ी बैठक जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करने वाले हैं, अहम बैठक मानी जा रही है दूसरी लिस्ट को लेकर, ये क्या जानकारी? ये देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि आज सीएससी की बैठक नहीं है, सीएससी की बैठक कल प्रस्तावित है, लेकिन आज प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की बैठक एक बार फिर से प्रहलाद जोशी के आवास पर शाम को होगी। ये बड़ी जानकारी है। मंगलवार को भी जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें तमाम जो दूसरी सूची जानी है उसकी लिस्टों को लेकर डिस्कशन किया गया, मंथन किया गया। लेकिन उस दिन सभी 159 सीटों पर मंथन नहीं हो सका था, चर्चा नहीं हो सकी थी, इसलिए आज एक बार फिर से डिस्कशन होगा, क्योंकि 70 सीटें उस दिन डिस्कस की गई थी और 70 सीटों को आज एक बार फिर से उस पर फाइनल होमवर्क किया जाएगा, जिसके बाद कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मुख्यालय में होनी है। ऐसे में जो दूसरी सूची है उसको कल शाम को लॉक कर दिया जाएगा और कल के बाद भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपनी दूसरी आधिकारिक सूची का ऐलान कर सकती है। हालांकि ये दूसरी सूची किस प्रकार की होगी इस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि पहली भारतीय जनता पार्टी ने जब पहली सूची का ऐलान किया था तो काफी चौंकाने वाली सूची थी। पहली सूची में 7 सांसदों को चुनाव लड़वाया गया था। ऐसे में संभावना यह है कि इस सूची में भी कई बड़े चेहरों को चुनाव लड़वाया जा सकता है, चाहे वो वर्तमान विधायक हो, पूर्व में मंत्री रहे हो, या फिर कुछ सांसदों को भी चुनाव लड़वाया जा सकता है और कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव लड़वाने की खबरें हैं। लेकिन क्या पहली सूची में सांसदों को उतारकर जो विरोध की लहर उठी थी बीजेपी में, जिसका सामना करना पड़ा था और कमेटी बनाई गई थी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, क्या एक बार फिर उसी पैटर्न पर बीजेपी दूसरी लिस्ट में आज कोर कमेटी की बैठक में डिस्कशन करने वाली है? जी निश्चित रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौती तो आई है, क्योंकि 41 नामों की सूची जारी की गई, 7 सांसदों को चुनाव लड़वाया गया, लेकिन विरोधी स्वर उठे पार्टी में, पार्टी के भीतर ही बगावत हो गई, क्योंकि जिन नेताओं ने 5 साल तक मेहनत की, काम किया, उनके मन में आक्रोश आया, रोष आया कि आखिरकार अन्य नेता को टिकट क्यों दी गई, तो बगावती सुर उठ गई। हालांकि पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है कि इस डैमेज को कंट्रोल कैसे किया जाए। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा सफलता भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो ही नहीं, और कुछ सांसदों के हालात तो इतने खस्ता हैं कि आखिरकार वो प्रचार के लिए भी जा रहे तो उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय इकाई और प्रदेश इकाई भी लगातार इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए तमाम उन नेताओं से मान मनुवार कर रही है जो कि बगावत कर रहे हैं, जिन्होंने विरोधी स्वर उठा रखे हैं, और इसके लिए डैमेज कंट्रोल कमेटी भी कैलाश चौधरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में बना रखी है। हालांकि जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि बीजेपी इस डैमेज को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं कितने लगभग दूसरी सूची में कितने उम्मीदवार हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी को 159 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना है। मंगलवार को जब बैठक हुई तो 70 नामों को डिस्कस किया गया था। आज जो कोर ग्रुप की बैठक होगी तो पहले उन 70 नामों पर ही एक्सरसाइज होगी। हालांकि कुछ और नाम भी बढ़ सकते हैं, तो मोटा मोटी ये माना जाए कि कल चुनाव समिति को करीब 70 से 80 नाम सौंपे जा सकते हैं, और जो दूसरी सूची आएगी तो करीब 70 से 80 नामों की सूची आएगी। हालांकि जब कोर ग्रुप की बैठक होगी उसके बाद हम ये पुख्ता खबर दे पाएंगे कि आज कोर ग्रुप की बैठक में कितने नामों पर चर्चा हुई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लखबीर तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि प्रहलाद जोशी के आवास पर आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी, कितने नामों पर मुहर लगने वाली है, साथ ही इस कोर कमेटी की बैठक में कौन कौन शिरकत करने वाला है, इस पर हमारी नजर जरूर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर से रूबरू आपको करा देते हैं, जिसमें कांग्रेस में टिकट से पहले घमासान अब तेज होता जा रहा है। कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा का वीडियो इस बीच में वायरल हुआ, जिसमें विरोधियों पर अर्चना शर्मा लगा रही आरोप, टिकट काटने के लिए 40 खोखे का सौदा हुआ, ये आरोप है।
और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2 महीने पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। एक कार्यक्रम में बोलती हुई दिखी है अर्चना शर्मा। न्यूज 18 राजस्थान फिलहाल इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। एक बार आपको फिर से बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कांग्रेस में टिकट से पहले घमासान अब तेज हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जमकर ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 40 खोखे के सौदे की बात हो रही है। 2 महीने पहले ये वीडियो बताया जा रहा है। न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस बीच में इस तरह के वीडियो आना वो कांग्रेस के लिए मुसीबत की बात है। 40 खोखे का सौदा हो गया, ठीक है। अब इतना बड़ा सौदा मैं कहूँ जैन साहब मुझे दे दो बाबा, मैं क्यों चुनाव लड़ूं, मुझे रोकने के लिए खर्च करते हो। कि मेरे प्रतिद्वंदी को लगा, इसलिए लगा कि सर्वे में वो हार रहे हैं, तो मैं सोचा कि मेरा पार्टी में जो प्रतिद्वंदी उससे मैं गठजोड़ कर लूं, और दोनों ने होटल में बैठक कर ली, ठीक है। अब मुझे क्या पता दोनों नहीं कर ली, मैं क्योंकि पीछे पीछे थोड़ी चलते हैं, लेकिन भाई दीवारों में भी काम होता है, ऐसे थोड़ी किसी ने कहा। तो दीवारों से छनकर बात बाहर आई कि 40 खोखे का सौदा हो गया, ठीक है। अब इतना बड़ा सौदा मैं कहूँ जैन साहब मुझे दे दो बाबा, मैं क्यों चुनाव लड़ूं, मुझे रोकने के लिए खर्च करते हो। तो ये वही अर्चना शर्मा जहां पर स्क्रीनिंग कमेटी की जब बैठक हो रही थी अभी 2 दिन पहले, उसके सामने जब गौरव गोगोई बाहर निकले तो अर्चना शर्मा के विरोधक और अर्चना शर्मा के समर्थक दोनों आपस में भिड़ गए थे। दोनों उस समय मौजूद थे। एक तरफ तो अर्चना शर्मा के विरोधी सड़क पर बैठ के तख्ती लेकर खड़े थे, जहां पर उन्होंने कहा था कि 3 बार से हार चुकी हैं, इनको नहीं टिकट देना चाहिए। और उनके समर्थक ये कह रहे थे कि अर्चना शर्मा को ही टिकट इस बार मिलना चाहिए। गौरव गोगोई के सामने ये सब कुछ हुआ था और अब ये वीडियो उस बीच में बहुत अहम मायने रखता है। फिलहाल न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये जो उसमें अर्चना शर्मा ये बोल रही है अपने विरोधियों पर कि काटने के लिए टिकट को समर्थकों को वो 40 खोखे की बात कह रही है, ये बहुत अहम जानकारी है। फिलहाल क्या सच है क्या झूठ ये तो पता चल जाएगा, लेकिन 2 महीने पहला ये वीडियो वायरल वीडियो बताया जा रहा है कि ये वीडियो अभी का नहीं है, 2 महीने पहले का है। लेकिन जब चुनाव में जब 2 से 3 महीने बाकी हो उस बीच में ये वीडियो अहम मायने रखता है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि अर्चना शर्मा ने क्या कुछ कहा। कि मेरे प्रतिद्वंदी को लगा, इसलिए लगा कि सर्वे में वो हार रहे हैं, तो मैं सोचा कि मेरा पार्टी में जो प्रतिद्वंदी उससे मैं गठजोड़ कर लूं, और दोनों ने होटल में बैठक कर ली, ठीक है। अब मुझे क्या पता दोनों नहीं कर ली, मैं क्योंकि पीछे पीछे थोड़ी चलते हैं, लेकिन भाई दीवारों में भी काम होता है, ऐसे थोड़ी किसी ने कहा। तो दीवारों से छनकर बात बाहर आई कि 40 खोखे का सौदा हो गया, ठीक है। अब इतना बड़ा सौदा मैं कहूँ जैन साहब मुझे दे दो बाबा, मैं क्यों चुनाव लड़ूं, मुझे रोकने के लिए खर्च करते हो। और आप खबरों में आगे बढ़ते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का एक बड़ा बयान सामने आया है। 1-2 दिन में कांग्रेस की बड़ी लिस्ट आ सकती है, ऐसा कहना है सुखजिंदर सिंह रंधावा का। जब सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि कांग्रेस की पहली लिस्ट कब आएगी, उसमें किसका नाम होगा, उस बीच में सुखजिंदर सिंह रंधावा का ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी की लिस्ट से डबल लिस्ट होने वाली है और कांग्रेस की पहली लिस्ट नहीं आई है। 30 अक्टूबर से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो रही है। अगर चुनावी पार्टियां और जो इसकी सरकार है अगर वो लिस्ट लाने में इतनी देरी करेगी तो चुनाव की और मैनेजमेंट को कैसे फोकस करेगी। तो जितनी देरी में लिस्ट उतना ही चुनाव को मैनेज करने में कम समय मिलेगा, इसलिए बीजेपी की डबल लिस्ट होने जा रही है, लेकिन कांग्रेस की पहली लिस्ट नहीं आई है। उस बीच में सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यह कहा कि 1-2 दिन में वो लिस्ट आ सकती है। फिलहाल तो ये थी जानकारी कि 18 अक्टूबर तक आ सकती है, लेकिन 18 अक्टूबर से अब और भी डेट आगे खिसकता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच में प्रियंका गांधी की रैली के बाद क्या वो लिस्ट आएगी, ये अभी प्रश्न ही है, क्योंकि 20 तारीख को राजस्थान में दौरा है प्रियंका गांधी का, जहां पर वो यात्रा का समापन कर रही हैं आरसीपी को जो लेकर हो रहा है। और इसमें अब देखना यह है कि क्या उनकी यात्रा के बाद ये लिस्ट आती है या फिर पहले। आप रेडी कामयाब होगी जिस तरह रेडी, और हमारे कैंडिडेट्स को पता है कि हम बीजेपी जैसे नहीं है कि जो पार्टी के साथ खड़े हैं उनको हम कभी पीठ नहीं देते।
उनको साथ लेकर करते हमारे मेरे ख्याल में जैसे ये हमारे प्रेसिडेंट साहब खड़े हैं तो बीजेपी का तो कोई खड़ा नहीं हो सकता हमारे के साथ। जैसे मैं ये ब्लॉक के प्रेसिडेंट खड़े हैं तो हम अपने वर्कर का मान सम्मान करते हैं और वर्कर है तो पार्टी है, इसलिए हम जस्ट एक दो दिन में उनसे डबल आएगी। तो कांग्रेस की लिस्ट एक दो दिन ऐसे ही खिसकते जा रही है। कब आएगी इसका अभी एग्जैक्ट डेट की कंफर्मेशन नहीं है। इस बीच में दौसा से एक बड़ी खबर आपको और बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी राजस्थान के दौरे पर रहेंगी। 20 तारीख को राजस्थान में आने का प्रस्तावित कार्यक्रम प्रियंका गांधी का है, जिसकी तैयारियों को लेकर कवायदें अब तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी कल कांदोली आएंगी। कांदोली में रैली को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। ईआरसीपी पर कांदोली में ये कांग्रेस की ये रैली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 13 जिलों से होकर ईआरसीपी में ये रैली निकली हुई है। उन 13 जिलों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अहम सीटें मानी जा रही हैं। कम से कम 80 से ऊपर इसमें सीटें हैं और प्रियंका गांधी के दौरे की तैयारी में कांग्रेसी फिलहाल जुटे हुए हैं। और ये भी कि सुखविंदर सिंह रंधावा जिस तरह कह रहे हैं कि 1-2 दिन में पहली लिस्ट जारी हो सकती है, तो क्या कल कांदोली में जब प्रियंका गांधी आएंगी, जब संबोधन करेंगे, क्या उसके बाद पहली लिस्ट जारी की जा सकती है? क्योंकि और ईआरसीपी को लेकर यात्रा अहम हो रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस ये कहती रहती है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना के तौर पर बीजेपी ने इसको घोषित नहीं किया, इसको लॉन्च नहीं किया, इसको अमल में नहीं लाया, और वहीं बीजेपी ये कहती है कि ये तो हमारा फॉर्मूला था। ईआरसीपी को लेकर तो वसुंधरा राजे उतरी थी, अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने वादा किया था। अब 2051 में वादा कर रहे हैं कि ईआरसीपी को लेकर कि हम आएंगे लेकर। तो ये ईआरसीपी को लेकर फिलहाल घमासान तो छिड़ा हुआ है, लेकिन इसके समापन कार्यक्रम में जब प्रियंका गांधी कल शिरकत करेंगी, कांदोली में आएंगी, तो वो अहम हो जाता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री ईआरसीपी पर जोरदार तकरार, केंद्र पर बरसी कांग्रेस सरकार, केंद्र के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट गई एमपी सरकार। चुनाव में प्रदेश की जनता देगी करारा जवाब। ईआरसीपी को लेकर पिछले 1.5 साल से केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर रही कांग्रेस अब इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव में भी भरपूर भुना रही है। एक ओर जहां शीर्ष नेतृत्व इस मसले पर केंद्र सरकार को घेरने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार के दिग्गज ईआरसीपी के बहाने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दौसा में चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने अपने चिर परिचित अंदाज में ईआरसीपी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूरी राजस्थान का एक ही मुद्दा है 2016 से ईआरसीपी, और ईआरसीपी की मोदी जी 2 बार घोषणा कर गए राजस्थान में आकर लोकसभा चुनाव से पहले, और उसको आज तक उन्होंने रोक रखा है। और हमारी सरकार ने ईआरसीपी के लिए कृत संकल्पित, हमारे मुख्यमंत्री जी इस ईआरसीपी को लागू करके रहेंगे। चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जबकि इस परियोजना को पूरा करना प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है इस काम को रुकाने के लिए। राजस्थान का ईआरसीपी प्रोजेक्ट जो है उसको रोका जाए, स्टे लेने के लिए याचिका दायर की है, और जो हम काम कर रहे हैं अभी ईआरसीपी पर 23,000 करोड़ लगा के, उसको रोकने के लिए उन्होंने वहां रिट दायर की है, और सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार को हम भी वहां पर उसका क्रॉस करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने ईआरसीपी का काम रोकने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मध्य प्रदेश सरकार का तर्क है कि राजस्थान सरकार ने बिना मध्य प्रदेश सरकार की स्वीकृति लिए अपने स्तर पर ईआरसीपी का काम शुरू कर दिया है, और ऐसा करने से मध्य प्रदेश को उसके हक का पानी नहीं मिल सकेगा। आपको बताते चले कि पूरी राजस्थान में कांग्रेस भले ही मुद्दा ईआरसीपी को बनाना चाह रही हो, लेकिन वो इस मुद्दे को अपने बड़े नेताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की तैयारी में भी है। प्रियंका गांधी 20 अक्टूबर को दौसा जिले के सिकराय उपखंड मुख्यालय पर अपनी चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी का यह कार्यक्रम सिकराय के कांदोली में कराया जा रहा है। यहां पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, यहीं पर विश्राम भी किया था, इसीलिए इस स्थल को चुना गया है। यहां पर अधिक लोगों के जुटाने की जगह भी है। प्रियंका गांधी 20 तारीख को
दौसा के कांदोली में आने वाली है। आप सामने जो तस्वीर देख पा रहे हो, ये बड़ा डोम लगाया जा रहा है। कुर्सियां आ चुकी हैं, 50,000 कुर्सियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। कोशिश एक ही है कि पानी के मुद्दे को किसी भी प्रकार से भुनाया जाए, चाहे राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों दल इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और पानी के नाम पर इस बार वोटों की फसल काटने की पूरी तैयारी की जा रही। आशीष शर्मा, न्यूज 18, कांदोली, दौसा। और जल्द ही जयपुर को अब एशियाई शेरों का नया फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। और अब बात करेंगे प्रदेश में महिला मतदाताओं की, जहां पर इस बार संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग की सूची में महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 10 लाख से भी ज्यादा बढ़ी है। आम राय यह है कि जब जब वोटिंग बूथ पर महिलाएं उमड़ी हैं, तब तब सियासत को नया आयाम मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की सियासत को मिला नया आयाम। राज बदलने के रिवाज पर लगेगा विराम। सीएम की होगी वापसी या कमल खिलाएगा राजस्थान। यक्ष प्रश्न का महिला शक्ति करेगी समाधान। जब जब बदली वोटिंग बूथ की तस्वीर, तब तब बदली सियासतदानों की तकदीर। जाग उठी मरुधरा की मातृशक्ति। पिछले 25 साल से हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। इस परंपरा की चपेट में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दो बार आ चुके हैं, लेकिन सीएम गहलोत का दावा है कि इस बार यह परंपरा टूट जाएगी। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत को अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं पर पूरा भरोसा है, तभी वो हर मंच से सत्ता में वापसी के हुंकार भरते हैं। उधर बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी कड़ी में वो एक से एक प्रयोग करने से भी नहीं कतरा रही। 9 अक्टूबर को जारी पार्टी की पहली लिस्ट में 41 नाम थे, जिसमें 7 मौजूदा सांसद हैं। चुनाव जीतने के लिए बेशक इस बार पार्टी कई सांसदों को मैदान में उतार चुकी है, लेकिन जीत की राह आसान नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर मुकाबला दिलचस्प हो चला है। एक एक सीट, एक एक वोट की भूमिका बढ़ चली है। ऐसे में प्रदेश की महिला मतदाताओं की अहमियत को कैसे इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अब जब जनता और खासकर महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी, तब तब बदलाव की बयार बही। सत्तारूढ़ पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा और दूसरी पार्टी को बम्पर वोट मिले। पिछले 25 साल के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो इस दौरान 3 ऐसे मौके आए जब महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की और सत्ता में आई पार्टियों को बम्पर बहुमत मिला। देखिए, महिलाएं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वोट बैंक हैं पार्टियों के लिए, और पार्टियों ने मतलब महिलाएं अब जिस तरह से वोट कर रही हैं, जिस जागरूकता के साथ वोट कर रही हैं, उसने सभी राजनीतिक दलों को महिलाओं के बारे में अलग ढंग से सोचने पर मजबूर भी किया है। महिलाओं का वोटिंग पैटर्न हम देखते हैं तो इसमें बहुत एकरूपता सी दिखती है, और खासतौर पर कि महिलाएं क्या है कि कुछ खास मुद्दों पर कई बार ऐसा लगता है कि एक मुश्त वोट डालती हैं, जैसे महंगाई का मुद्दा हो गया, या कि महिलाओं से जुड़े जो दूसरे मुद्दे हैं यदि वो सामने रहते हैं तो उन पर महिलाएं बहुत मतलब एकजुटता के साथ और एक ही पैटर्न के साथ वोट करती हैं। प्रदेश में 2003, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव को देखें तो सामने आता है कि इन चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत ज्यादा रहा और नतीजे चौंकाने वाले रहे। 2003 परिवर्तन का नारा, वसुंधरा राजे ने 2003 में परिवर्तन यात्रा निकाली।
प्रदेश में वोट प्रतिशत 3.79% बढ़ा। महिलाओं ने जमकर मतदान किया और 6% ज्यादा वोटिंग की। चुनाव में बीजेपी ने पहली बार 120 से ज्यादा सीटें जीती। कांग्रेस को सिर्फ 56 सीटों से संतोष करना पड़ा। 2013 मोदी लहर। 2013 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद का प्रत्याशी घोषित किया। मोदी लहर का असर देखने को मिला और बीजेपी ने इतिहास रचते हुए 162 सीटें जीती। वोटिंग 8.9% ज्यादा रही। इनमें महिलाओं का प्रतिशत 10 दर्ज हुआ। कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई। 1998 ले डूबी महंगाई। विधानसभा चुनाव 1993 के मुकाबले 1998 में वोटिंग प्रतिशत 2.8% ज्यादा रहा और कांग्रेस ने 150 सीटें जीतकर अप्रत्याशित बहुमत प्राप्त किया। बीजेपी सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला, जिसमें महिला वोटर की भागीदारी ज्यादा रही। महंगाई सबसे बड़ा कारण रहा। पिछले चुनाव के मुकाबले महिला मतदान 3.60% ज्यादा रहा और बीजेपी को 33 सीटें ही मिली। सीएसडीएस लोक नीति के आंकड़ों के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिला वोट पड़े। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 36% महिला वोट मिले। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 46% महिला वोट मिले। यह ट्रेंड बता रहा है कि इन तीनों चुनावों में सबसे ज्यादा महिला वोट बीजेपी को पड़े और उसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। असल में बीजेपी ने जो चुनावी इंजीनियरिंग की, उसमें महिला वोटों का एक बड़ा ब्लॉक तैयार कर लिया। सरकार ने भी अपनी योजनाओं में महिलाओं को तवज्जो दी। आंकड़े बता रहे हैं कि इसका लाभ बीजेपी को चुनाव में हुआ। शायद इसीलिए कांग्रेस अपनी वापसी को लेकर आश्वस्त है। उसे विश्वास है कि आधी आबादी की बेहतरी के लिए चलाई गई उसकी योजनाएं उसे मरुधरा की महिला शक्ति का एक मुश्त वोट दिलवाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। महिला मतदाताओं की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन 2023 में क्या इसका असर होगा विधानसभा चुनाव पर राजस्थान पे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और अब खबर जैसलमेर से, जहां सोनो माइंस के आगे पिछले 2 महीने से ट्रक यूनियन का धरना और हड़ताल लगातार जारी है। धरने पर बैठे ट्रक मालिकों ने प्रशासन को चेतावनी दी है। ट्रक यूनियन का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। ना वे खुद और ना ही आसपास के 10 गांव के लोगों को मतदान करने जाने देंगे। दरअसल ट्रक मालिक और ड्राइवर अपने ट्रकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं और ठेकेदार से 3 रुपए प्रति टन लाइमस्टोन की परिवहन दर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और ठेकेदार द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में ट्रक यूनियन के लोगों के लिए अपने परिवार का गुजारा करना इस महंगाई के मौसम में कठिन हो गया है। और अब बात कर लेते हैं अलवर ग्रामीण से, जहां पर कांग्रेस की लिस्ट आने से पहले मंत्री टीकाराम जूली के समर्थक अभी से ही उनकी जीत की तैयारी में लग गए। इसी के तहत बड़ी संख्या में लोग उनके मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पहुंचे। अब बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर टीकाराम ने उनका अभिवादन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं और उसकी बदौलत ही कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की चोरी जहां प्रशंसा की जा रही है, वहीं समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना भी सरकार ने सफलता हासिल की है। तो वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से टीकाराम जूली को कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बनाए जाने की संभावनाओं को देखते हुए उनके समर्थक कौन हैं? मंत्री टीकाराम जूली को इस चुनाव में समर्थन देने का भरोसा जताने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। बाड़मेर नगर परिषद में अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है।
दरअसल बाड़मेर शहर के बीएनएस चौराहे पर एक होटल बना है। इस होटल को मात्र 2 माले की अनुमति मिली थी, लेकिन होटल अब 4 मंजिला बन चुका है। इसके अलावा होटल मालिक ने नियम विरुद्ध ज्यादा निर्माण कर रखा है, जिसकी शिकायत की जांच में तथ्य सामने आने के बाद नगर परिषद ने कागजी कार्रवाई करते हुए होटल मालिक को नोटिस भी दिया। नोटिस में होटल सीज करने और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की बात भी कही गई, लेकिन होटल मालिक ने बाद में नगर परिषद अधिकारियों से मिलीभगत करके मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ऐसे में बाड़मेर नगर परिषद के कार्मिकों और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वह अपने कर्तव्य की पालना क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो उनका कर्तव्य है। तो तस्वीरों में आपको दिख रहा है बाड़मेर का ये होटल। दिखवाता हूँ मैं, मेरे का अभी 1 महीना ही हुआ मेरे को यहाँ आए हुए, तो मैं क्या मैटर है आपने बताया, मैं इसको दिखवाता हूँ। अशोका ग्रांट का क्या है, वैसे मैंने थोड़ा सा आपने बताया तो मैंने थोड़ी जानकारी ली थी, तो उसमें कोई कमेटी गठित की हुई है, वो कमेटी 2-4 दिन रिपोर्ट देगी, फिर उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। में 3 दिन का नोटिस अल्टीमेट दिया गया था कि 3 दिन, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं अभी आया हूँ, तो मैं उस पर आपने जब बताया, आपने इस बात का चर्चा छेड़ी है, तो उसके निकलवाएं, उसकी जांच करवा दें, क्या है ऐसा, कौन सा नोटिस दिया गया, क्या अपने स्तर से क्या क्या कार्रवाई हो चुकी हैं, अब किस स्तर पे है, अपन को अब डायरेक्ट क्या कार्रवाई करनी है, उसको दिखवा के फिर आपको जल्दी उसको कुछ ना कुछ आपको डिसीजन लेके बताएंगे। और इस बीच में अजमेर से एक बार